ऑनलाइन क्लास में मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आज बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक नए वंश की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और नए वंश की शुरुआत करने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज का मुग़ल वंश आज का तुगलक वंश का इतिहास हम देखेंगे। और तुगलक खिलजी वंश की समाप्ति के बाद एक नया वंश आया है और वो तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश ये तुगलक वंश क्या होता है और तुगलक वंश का पहला शासक कौन होता है, तुगलक वंश का शासनकाल कब से लेकर शुरू होता है और कब इसका समाप्त होता है। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, स्थापत्य कला के निर्माण में, चित्रकला के निर्माण में, प्रशासनिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहता है, इन सब चीज़ों की डिस्कस करने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब मैं पाठ की शुरुआत कर रहा हूँ, टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ। और टॉपिक तुगलक वंश। इसका समय काल 1320 से 1300 इसका समयकाल 1320 से लेकर 1414 तक रहता है बच्चों। 1320 से 1414 तक रहता है। तुगलक वंश का पहला शासक और तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक होता है। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कितना रहेगा? इनका शासनकाल 1320 से 1325 रहता है। इन्होंने दिल्ली के अंदर तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का योगदान, ये अपने दरबार के अंदर उलेमा वर्ग, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित होते थे, उलेमा वर्ग को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने जो भारत में, दक्षिण भारत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जो नीति को अपनाया था, दक्षिण में जो नीति को अपनाया था उसके अपोजिट ये दक्षिण भारत के राज्यों को विलय की नीति का समर्थन करते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों को मिटाकर उनको दिल्ली सल्तनत में शामिल करने का जो सिद्धांत लेकर आया वो गयासुद्दीन तुगलक होता है। इन्होंने दक्षिण भारत के राज्य वारंगल को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था और दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर पांड्या राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। 1823 में यह घटना होती है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था, लेकिन इसने नहरों का पूरा कार्य नहीं करवाया, अधूरा ही कार्य रहा था। उसकी वजह क्या रहती है? यहाँ गयासुद्दीन तुगलक 1825 में जब नहरों का निर्माण करवा रहे थे तो एक जगह रहती है अफगानपुर। यहाँ एक लकड़ी का महल होता है और लकड़ी के महल में ये गिर पड़ते हैं और वहीं 1825 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु हो जाने की वजह से नहरों का कार्य पूरा नहीं होता, अधूरा ही रह जाता है। यहाँ गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था और उसके ऊपर का जो गुंबद बनाया गया था वो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर का होता है। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए शहर की स्थापना की थी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखा जाए तो सबसे पहला शहर कौन सा है? सबसे पहले शहर की स्थापना किसने की थी? दूसरे शहर की स्थापना किसने की थी? और तीसरे शहर की स्थापना किसने की थी? यहाँ सबसे पहला महल कौन सा? राय पिथौरागढ़। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में पहला नगर बसाया था और इसका क्या नाम रहता है बच्चों? राय पिथौरागढ़ रहता है। दूसरा नगर श्रीनगर, खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने यह नगर बसाया था। तीसरा नगर तुगलका
वाद के नाम से गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में यह शहर बसाया था। और चौथे नंबर पे जहांपनाबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में यह शहर बसाया था। पहला नंबर है राय पिथौरागढ़, दूसरा नंबर श्रीनगर, तीसरा नंबर तुगलकाबाद और 4 नंबर जहांपनाबाद। 4 शहरों का निर्माण। ये कहानी शुरू होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से और जहांपना पर आकर ये कहानी ठहर जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गयासुद्दीन तुगलक स्थापत्य कला के क्षेत्र में नहर का निर्माण करवाया हमने देखा था। प्रशासनिक क्षेत्र में हमने देखा कि उलेमा जिनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ रहा था, उलेमाओं को यहाँ फिनिश किया। और दक्षिण भारत के तरफ देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की नीति का परित्याग करके इन्होंने वारंगल और पांड्या राज्यों को पराजित करके दिल्ली सल्तनत में इन राज्यों को शामिल कर लिया था। वारंगल का नाम बदलकर इन्होंने एक नया नाम रखा था बच्चों, और वह नाम सुल्तानपुर नाम था। यहाँ हम गयासुद्दीन तुगलक की विशेषताओं को देखने के बाद हम मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास की जानकारी को पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक को मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन सी संज्ञा दी गई थी। तुगलक वंश में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। अब हम यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियों को जान पाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका शासनकाल 1325 से 1351 रहता है। इनका मूल नाम जोना खान होता है बच्चों, और जोना खान से ये अपना नाम रख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ एक इतिहासकार है एल्फिंस्टन का नाम सुने होंगे बच्चों। एल्फिंस्टन ने ये कहा, ये पहले ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहली बार सुल्तान को पागल सुल्तान की संज्ञा दी थी, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने उलेमा वर्ग या मुस्लिम विद्वान जो थे उनको प्रोत्साहित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे प्रश्न है बच्चों जिसने हिंदुस्तान के होली, दीपावली, रक्षाबंधन त्योहारों में शामिल हुए थे, जो हिंदुस्तान के प्रसिद्ध माने जाते हैं। भारत के कोने कोने में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, भारत के कोने कोने में होली का त्यौहार मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अभी कोरोना काल की वजह से ये सब गतिविधियां बंद पड़ी हैं, लेकिन भविष्य में हम देखेंगे कि इन्हीं खुशियों को हम बड़े दुगने स्तर पर इन खुशियों को मनाएंगे, झूमेंगे, गाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। अपने जीवन को जीना ही और जीवन शैली का नाम है, यही जीवन है। हमेशा परम आनंद की प्राप्ति में रहना ही जीवन है। जीवन हमारे भीतर ही होता है। यहाँ उलेमा वर्ग है बच्चों। कौन सा वर्ग है? उलेमा वर्ग है। और अभी अभी मैंने आपको बताया है होली, दीपावली, रक्षाबंधन जैसे भारत के बड़े बड़े त्योहारों में कौन शामिल होता था? मोहम्मद बिन तुगलक शामिल होता था। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार के अंदर उच्च हिंदू अधिकारियों को ज़्यादा नियुक्त किया है। पहला कौन था? पहली जगह सिंध प्रदेश है और सिंध प्रदेश का रतन शाह वास है। दूसरा जगह है गुलबर्गा जो दक्षिण भारत में है, यहाँ भी एक हिंदू अधिकारी था। तीसरा नंबर यहाँ आता है बच्चों गुलबर्गा के बाद यहाँ कश्मीर में भी एक हिंदू था। और यहाँ केंद्रीय विभाग में एक
साहेवाज करके एक हिंदू केंद्रीय विभाग में भी नियुक्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियों को देखने के बाद हम यह देखेंगे कि इनके दरबार में दो विद्वान रहते थे। पहला विद्वान कौन सा है और दूसरा विद्वान कौन सा है। पहले विद्वान का क्या नाम है और दूसरे विद्वान का क्या नाम है। पहला विद्वान जिन प्रभा सूरी। पहला विद्वान कौन सा है बच्चों? पहला विद्वान जिन प्रभा सूरी है। और दूसरे विद्वान कौन है? दूसरे विद्वान राजशेखर हैं। जिन प्रभा सूरी और दूसरे कौन है? राजशेखर है। ये दो विद्वान कौन से वंश में? जिन प्रभा सूरी और राजशेखर। ये तुगलक वंश के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास बताने वाले तीन इतिहासकार कौन हैं। पहला इतिहासकार कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। पहला कौन है? जियाउद्दीन बरनी नाम आता है बच्चों। इनके ग्रंथ का नाम तारीख़े फ़िरोज़ शाह आता है। यहाँ हम सेकंड नंबर की हम अगर बात करें तो एक नया नाम इब्न बतूता आपने पहले भी सुना होगा बच्चों, जिनके पास इतिहास सब्जेक्ट रहा है। इब्न बतूता का ग्रंथ है रहला। तीसरे नंबर पर एक नाम आ रहा है इसामी, और इसामी ने एक ग्रंथ लिखा था फुतूउस सलातीन। यहाँ तीन ग्रंथ हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास की जानकारी देते हैं। जियाउद्दीन बरनी का तारीख़े फ़िरोज़शाही है, इब्न बतूता का रहला है, इसामी का फुतूउस सलातीन होता है। यहाँ हम ये तीनों ग्रंथ तुगलक वंश के इतिहास की जानकारी बता रहे हैं। तुगलक वंश में मोहम्मद तुगलक ने अपने जीवन काल में 6 योजनाएं बनाई थी। कितनी योजनाएं बनाई थी बच्चों? 6 योजनाएं बनाई थी जो किसी कारणवश विफल हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की पहली योजना कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है? पहली योजना दोआब में टैक्स वृद्धि करना। दोआब में टैक्स वृद्धि ये पहली योजना रहेगी। दूसरी योजना दीवान ए कोही की स्थापना, ये दूसरा रहेगा यहाँ पे। तीसरे नंबर पे दिल्ली राजधानी का परिवर्तन, ये तीसरे नंबर पर रहेगा। 4 नंबर पे आता है खुरासन का अभियान। यहाँ हम 4 नंबर पे बच्चों सांकेतिक मुद्रा ले रहे हैं, सांकेतिक मुद्रा। 5 नंबर पे खुरासन का अभियान होता है, और खुरासन के अभियान के बाद 6ठे नंबर पर अगर हम देखते हैं तो कराजिल का अभियान होता है। ये टोटल कितने हैं? 6 योजनाएं हैं जो दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश में दूसरे नंबर का राजा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं को हम देख रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं में पहला नंबर है दोआब टैक्स में वृद्धि। दोआब एक उत्तर भारत में एक जगह होती है। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ का भू राजस्व लगान बढ़ाकर दुगना कर दिया था, लेकिन यहाँ एक घटना होती है। इसी साल जिस साल ये दोआब में टैक्स वृद्धि लगाई जाती है, उसी साल क्या होगा बच्चों? यहाँ भयंकर अकाल पड़ता है, और अकाल पड़ने से यहाँ के किसान लगान नहीं दे पाते हैं, और लगान नहीं मिलने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की ये पहली योजना असफल हो जाती है। ये क्या हो जाती है बच्चों? असफल हो जाती है। दूसरी योजना की हम बात करें दीवाने कोही। इन्होंने उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के राज्य में ये 60 वर्ग मील भूमि का एक टुकड़ा होता है, 60 वर्ग मील, और उस
पर कृषि का विस्तार करना चाहते हैं, वहाँ की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये स्वयं भी वो उस भूमि पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इनके अधिकारी भी उस भूमि पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए ये दूसरे नंबर की योजना असफल हो जाती है। दीवाने को ये कृषि विभाग होता, कृषि का विस्तार करने के लिए ये योजना बनाई होती है। यहाँ हम तीसरे नंबर पर आते हैं, राजधानी का परिवर्तन। यहाँ उत्तर भारत में उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दक्षिण भारत के दौलताबाद, जिसको देवगिरी भी कहा जाता है, वहाँ ट्रांसफ़र करने की ये प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी वाली नीति को त्याग कर इन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को विलय करने की नीति अपनाई थी। अब जब इन दक्षिण भारत के राज्यों को विलय किया जाएगा तो वहाँ पर नियंत्रण रखने के लिए दक्षिण भारत में केंद्र में एक ऐसी राजधानी हो सके जो उत्तर भारत में भी राजा का नियंत्रण उत्तर भारत में भी होगा और बच्चों दक्षिण भारत में भी होगा। तो यहाँ दक्षिण भारत के राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए राजधानी का ट्रांसफ़र किया दिल्ली से। ये कौन सी जगह है? दौलताबाद, और दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश पर सभी जनता दिल्ली से रवानगी के लिए और देवगिरी दौलताबाद पहुँचे थे। और यहाँ पहुँचने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के दिमाग में ये आया कि अगर मैं दक्षिण भारत के राज्य पर नियंत्रण रखूँगा तो उत्तर भारत के राज्य, उत्तर पश्चिम भारत को कौन देखेगा? मंगोलों के जो निरंतर आक्रमण हो रहे थे उनसे उत्तर भारत की रक्षा कौन करेगा? और तुरंत अपना आदेश बदल दिया और यहाँ दौलताबाद देवगिरी से सारे लोग दिल्ली गए थे। ये जियाउद्दीन बरनी के अनुसार ये कहा जाता है कि कई लोगों को बहुत बहुत परेशान होना पड़ा था। कई वृद्धजन जो थे वो रास्ते में ही समाप्त हो गए थे, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। कहा जाता है कि कुत्ता और बिल्ली भी नहीं बचा था। जियाउद्दीन बरनी कह रहे हैं कि इतना जो राजधानी परिवर्तन का जो मुद्दा था वो सुल्तान का मुद्दा उनके लिए सही नहीं था। यह जो तीसरे नंबर की योजना होती है बच्चों, ये असफल होती है। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो सांकेतिक मुद्रा में पहले मुद्रा कौन सी चलती थी? मैंने आपको बताया बच्चों, चांदी की मुद्रा चलती थी, जिसको मध्यकालीन भारत के इतिहास में जीतल कहते थे। और एक मुद्रा कौन सी चलती थी? तांबे की, जिसको मध्यकालीन भारत के इतिहास में टका कहा जाता था। तो यहाँ चांदी की मुद्रा की अब कमी हो गई थी, राजकोष खाली हो रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था बच्चों, एक ऐसा सुल्तान था जिसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। राजकोष खाली हो रहा था। राजकोष को भरने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक योजनाएं बना रहे हैं, परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं बैठ रही है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के विद्वानों में सबसे बड़ा विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक ही कहलाता है, लेकिन इसकी किस्मत को ही खा लिया था। जहाँ भी ये पैर रखता था, जहाँ भी ये जाता था, वहाँ इसकी योजनाएं असफल हो जाती थी। और असफल योजनाएं हो जाने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को एक इतिहासकार एल्फिंस्टन ने इसको पागल सुल्तान की संज्ञा दी है। यहाँ हम देख रहे हैं चांदी, और चांदी को जीतल कहते थे। इसी चांदी की कमी की वजह से एक सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तांबे की मुद्रा चलाई थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कांसे की मुद्रा चलाई थी। अब क्या हुआ बच्चों? अब क्या हुआ कि जब चांदी की और कांसे की मुद्रा चलाई गई थी तो लोगों ने यहाँ कांसे की और तांबे की घर घर में जाली मुद्रा बना ली थी। घर घर मुद्रा का टकसाल हो गया था, मुद्रा व्यवस्था का सिस्टम बिगड़ गया था। और इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जब ये सूचना पहुंचती है कि घर घर में टकसाल बन गई है, घर घर के अंदर मुद्रा, तांबे की मुद्रा मिल रही है, कांसे की मुद्रा मिल रही है, लोग बाजार में उससे सामान खरीद रहे हैं, आपकी मुद्रा का मूल्य रहा ही नहीं, राजकोष में रुपया आने का कोई सवाल ही नहीं रहा है, अब तो आपको ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने दरबार में एक फरमान निकलवाया और फरमान के आधार पर
चांदी की मुद्रा को इन्होंने वापस शुरू कर दिया था। चांदी की मुद्रा को इन्होंने वापस शुरू किया था। तांबा और कांसा वाली मुद्रा को इन्होंने फिनिश कर दिया था। और इसी सांकेतिक मुद्रा के बाद हम 5वें नंबर पर आते हैं। खुरासन का अभियान होता है। मोहम्मद बिन तुगलक 3,70,000 घुड़सवार सेना के साथ ये खुरासन जाते हैं और खुरासन पर ये हमला करने की योजना बनाते हैं। यहाँ ईरान के अब्बू शहीद होते हैं। खुरासन कौन सी जगह पर है बच्चों? खुरासन ईरान में है। और खुरासन का जो अभियान हो रहा है, इस अभियान में इनकी सेना का खर्चा कौन? दिल्ली सल्तनत के राजकोष से खर्चा जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेना जब खुरासन नामक स्थान पर पहुँच जाती है, तब सुल्तान तत्काल इनको एक आदेश निकालकर फरमान निकाल देते हैं और कहते हैं कि सेना वापस आ जाए, हमें युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। हमें गुप्तचरों के माध्यम से अभी अभी ये पता लगा है कि ईरान के अब्बू शहीद, खुरासन यानी ईरान के शासक सुल्तान कौन है? अब्बू शहीद ने ईरान में अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया है। वहाँ जो छोटे छोटे विद्रोह जो उनके खिलाफ हो रहे थे, उन सारे विद्रोह को उन्होंने दबा दिया है। और इस तरह अब आपको ज़्यादा वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत वहाँ से निकल पड़ो। और इतनी जो मशक्क़त करनी पड़ी थी बच्चों, खुरासन का जो अभियान चल रहा था उसमें 3,70,000 सेना का खर्चा उठाना, उनके लिए घोड़ों की व्यवस्था करना, घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था करना और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना और समय काल में खुरासन पहुंचना और खुरासन से वापस आना, ये कितना मुश्किल काम था। इस तरह इसका जो 5वां अभियान था खुरासन का, मोहम्मद बिन तुगलक का, वह असफल हुआ। अब हम बात करेंगे कराजिल अभियान। कराजिल ईरान में हिमालय की तराई पर स्थित हिमालय की तराई पर स्थित एक हिंदू राज्य होता है बच्चों। ये कौन सा राज्य होता है? हिंदू राज्य होता है। यहाँ कराजिल ईरान में है और यहाँ भी सुल्तान अपनी सेना को भेजते हैं और सेना मलिक खुसरो के नेतृत्व में जाती है। यहाँ हम कराजिल अभियान में ये देख रहे हैं कि सुल्तान ने मलिक खुसरो के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी थी और मलिक खुसरो कराजिल अभियान में हिमालय की तराई पर स्थित हिंदू राज्य को सुरक्षित रूप से जीत लेते हैं। हिंदू राज्य का राजा भी इनको वार्षिक टैक्स देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ इस बार अब सुल्तान की गलती नहीं होती है, इस बार मलिक खुसरो की गलती की वजह से सारे सैनिक जो हैं वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। जब सैनिक ही नष्ट हो गए थे तो मलिक खुसरो का क्या काम? मलिक खुसरो को वहाँ से भागना पड़ता है। हालांकि ये वहाँ जीत हासिल कर लेते हैं, जीत इनके कदमों में होती है, विजय का झंडा इनके कदमों में होता है। और ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं बनाई जा रही थी, सभी योजनाओं में यह योजना सफल होने जा रही थी। लेकिन इसमें भी मलिक खुसरो की गलतियों की वजह से कराजिल का अभियान भी असफल हो जाता है। इस तरह बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 अभियान हमने देखे, जो 6 के 6 अभियान उनके जीवन काल में ही असफल हो गए थे। असफलताओं का पुतला मोहम्मद बिन तुगलक अपनी ही गलतियों में उलझा जा रहा है, सुलझने का उसे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। हमने ये देखा था गयासुद्दीन तुगलक ने दुआब में टैक्स में वृद्धि का उसने योजना बनाई थी, दीवान कोही की योजना बनाई थी। तीसरे नंबर पे राजधानी का परिवर्तन किया था। चौथे नंबर पे सांकेतिक मुद्रा को चलाया था। 5वें नंबर पे खुरासन का अभियान किया था और 6ठे नंबर पर कराजिल का अभियान होता है। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसा सुल्तान था। तुगलक वंश में एक नाम आता है बच्चों, निजामुद्दीन औलिया का। ये एक
चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती संप्रदाय के इतिहास में निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा कि हुनूज अभी तो दिल्ली दूर अस्त है, हुनूज अभी तो दिल्ली दूर अस्त है। ये कहने वाले सूफी संत निजामुद्दीन औलिया हैं। बाबा फरीद के ये शिष्य कहलाते हैं। बाबा फरीद के पहले कुतुबुद्दीन बिख्तियार काकी आए थे, उनके शिष्य बाबा फरीद थे, और बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया हैं। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का नाम सभी बच्चे सुने होंगे, जो पूरे भारत में फेमस माने जाते हैं। खजाइनुल फुतू जो चित्तौड़ की आंखों देखी घटना का इतिहास लिखा था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, खजाइनुल फुतू कहलाती है। नूह शिविर के अंदर बोलियां जो बिहार में बिहारी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, इधर राजपूताना में मारवाड़ी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। इसी तरह विविधता में एकता वाला जो हमारा देश है, और विभिन्न बोलियों पर जो किताब लिखी थी वो अमीर खुसरो ने नूह शिफिर लिखी थी बच्चों। खजाइनुल फुतू के अंदर फतेह करने वाली अलाउद्दीन खिलजी की घटना को लिखा गया था। यहाँ में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों की सत्ता को देखा था। पहला सुल्तान कौन था, दूसरा सुल्तान कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था, पांचवा कौन था, छठा कौन था, सातवां कौन था। 7 सुल्तानों के जीवन काल और इतिहास को और उनके राजा बने हुए प्रशासन को देखने वाला निजामुद्दीन औलिया ने सबसे पहले बलवन की सत्ता को देखा था, केकुवाद की सत्ता को देखा था, क्यूमर्स की सत्ता को देखा था, खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी की सत्ता को देखा था, अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता को देखा था, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की सत्ता को देखा था। 3 और 3 6 और 1 गयासुद्दीन तुगलक के समय इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि आप दिल्ली कहाँ जाओगे, हुनूज अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। यहाँ निजामुद्दीन के बाद मैंने अभी आपको बताया था अमीर खुसरो। निजामुद्दीन की मृत्यु के नेक्स्ट ही अमीर खुसरो ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। प्राण वायु जो होती है वही परमात्मा होती है, और प्राण वायु वही त्याग सकता है जिसका जो अपने मन से नीचे उतर कर और चेतना में चला जाता है, जो अपने भीतर उतर जाता है, जो अपने आप को जान लेता है, वही अपने प्राणों का त्याग कर सकता है। यहाँ हम तुगलक वंश के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक को आज हमने देखा। आज के लिए बस बच्चों इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे फिरोज़ तुगलक के सुधार क्या थे, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में फिरोज़ तुगलक का क्या महत्व माना जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।